most of them were waiting for you for so long, so let me, don't waste time, start immediately. You have built many companies. Uh, and there are a lot of founders, a lot of people who are sitting here. They just wanted to know what is more important, valuation, growth, profitability, or all of this? आवाज़ आ रही पीछे? वो मेरी वेट नहीं कर रहे हो तो हिंदी सुनने की वेट कर रहे होते हैं। अरे इसके बिना तो चलती ही नहीं है यहाँ पे। अब 1.5 घंटे से अंग्रेजी सुना रहे हो, 3 बजे के बाद वैसी नींद आ रही होती है। आधे लोग तो पीछे सो रहे थे, मैं देख रहा था। कि 3 चीज़ें आपने ठीक पकड़ी हैं। स्केल है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ है। मेरे को लगता है एटलीस्ट 2 होनी ज़रूरी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको फिर लगता है आप सही ट्रैक पे हो। अगर एक ही चीज़ है तो गलत ट्रैक पे हो। वो 3 चीज़ें हो गई हैं अगर, तो आईपीओ हो जाना चाहिए। फिर मतलब किसका इंतज़ार कर रहे हो मुहूर्त निकलवाने का? बस मेरे को ये लगता है कि अगर स्केल है और ग्रोथ है, देयर इनफ पीपल हु विल लाइक टू जॉइन। मतलब चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो गए, चाहे वो इन्वेस्टर हो गए, कि ठीक है यार इवेंचुअली सॉल्व कर लेगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तीनों हो गए हैं तो फिर तो उसके बाद छोटे इन्वेस्टर की गेम ख़त्म हो गई है। फिर तो आप अपना स्टॉक लिस्ट करो, लिक्विड करो, मज़े करो। एक ही है, फिर उस पर थोड़ा फाउंडर पे आ जाता है कि वो कितनी कहानी घुमा सकता है। ठीक है। तो बहुत सारे फाउंडर तेज़ हैं, वो एक चीज़ को पकड़ के भी कहानी घुमा देते हैं बहुत टाइम तक। बट फिर वो इंडिविजुअल स्किल पे है, वो इनहेरेंट बिजनेस पे नहीं है। तो बट वो एक वाला ना, मतलब इट्स मोर स्किल, इट्स आर्ट, इट्स नॉट साइंस। गिवन अ चॉइस, अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप कहानी वाले पे इन्वेस्ट करोगे या तीनों वालों पे इन्वेस्ट करोगे? यार तीनों वालों पे तो चॉइस ही कहाँ होती है साला, फिर आईपीओ हो रहा होता है, फिर वही HNI अलॉटमेंट के लिए लड़ते रहो। ठीक है। अब तो आईपीओ फाइनेंसिंग भी खत्म हो गई है, तो गाली भी नहीं दे सकते किसी को। पहले तो मज़ा आता था। तो तीनों वाली तो फिर यार आईपीओ है, फिर तो कुछ नहीं है ना। फिर तो आप बोल रहे हो भाई जितना बड़ा चेक लिखेगा उतनी अलॉटमेंट मिल जाएगी। आई सी मोस्टली आई हैव इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट, मतलब लास्ट वाला जो कहानी है और एक चीज़ है। और बिकॉज मैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हूँ भाई। मैंने अगर 25-50 लाख रुपए का चेक लिखना है तो शुरू में लिखने का ही मतलब है, ताकि अगर कुछ रिटर्न भी बनेगा तो मेरे लिए वहाँ से सिग्निफिकेंट रिटर्न बन सकता है। जहाँ पे 2 चीज़ें हो चुकी होती हैं वहाँ पे वैसे ही थोड़े बड़े इन्वेस्टर आने शुरू हो जाते हैं। तो एज एन इनिशियल मतलब फिर मुझे मज़ा नहीं है, इतनी अपसाइड नहीं है। आई लाइक टू टेक दैट रिस्क, मतलब आई लाइक टू टेक द रिस्क ऑन द फाउंडर। समवेयर मेरे को लगता है कि इतना इन्वेस्ट करके या इतने साल स्टार्टअप्स खुद चला के कहीं आपको एक पहचान हो जाती है कि यार ये फाउंडर सही कर रहा है या कर लेगा, इस पे पैसे लगा सकते हैं। बट आई एम ऑलवेज बेटिंग ऑन द फाउंडर। मैं 3-1 क्या, मैं तो 0 पे भी खेलने पे तैयार रहता हूँ कई बार। जो कंपनी बनाते हैं लोग, फाउंडर्स, कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस होती है और आपके लिए कल्चर की क्या डेफिनेशन है? यार कल्चर मतलब कंपनी में और कल्चर का कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, मतलब जबरदस्ती की रिश्तेदारी डाल रहे हो आप। भाई सिंपल सी कहानी है, आपका एम्प्लॉय दफ्तर आ रहा है काम करने, उसको ग्रोथ चाहिए, उसको तनख्वाह चाहिए, उसके बाद आपको उसको आपकी शक्ल नहीं देखनी। फैक्ट ये है। ठीक है। और जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो लगी हुई है कल्चर बनाने में। अब भाई काय की जबरदस्त की रिश्तेदारी कर रहा है, बहन थोड़ा ना बयानी है यार, काम कराना है। ठीक है। तो मेरे को ये बिल्कुल कल्चर वल्चर समझ ही नहीं आता, बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। ठीक है। किसी के ऑफिस में अगर मेरे को टीटी की टेबल दिख जाए ना, मैं तो आग लगा दूँ उस पर केरोसिन डाल के उसी टाइम, कि साला क्या बकवास है ये, मतलब टीटी खेलने आया काम करने आया है। ठीक है। और मैं तो ये ऐसा बंदा था यार, कोई बंदा चला गया शाम को,
उसके बाद मैंने पूछना ही नहीं है कि काम के लिए चला गया ठीक है। मेरे को ये भी नहीं पता होता था मेरे दफ्तर में कोई बैठता कहाँ पे, मतलब किसी की सीट कहाँ पे। सो मेरे को कल्चर नहीं समझ आता है, मेरे को ये नहीं समझ आता कि इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो। बहुत सिंपल सी कहानी है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है। हर बिजनेस में चारों चीज़ लगेंगी। अगर आप लेबर को लेबर मान के चलो, एंड मतलब ऑल मैनेजमेंट इज लेबर ना बाय डेफिनेशन। अब कोई अपने आप को लेबर बोल दो तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, साले मेरे को लेबर कैसे बोल रहा है भाई। वो लेबर से मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम लेबर वो थी जो फर्नेस में आग डाल रही है या दीवार चुनवा रही है। आज की डेट में तुम लेबर हो, फैक्ट है, राइट। एंड यू नो लाला लाला है, एंटरप्राइज है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, कैपिटल कैपिटल है। तो सबको अगर उस तरीके से ट्रीट करो तो लाइफ सिंपल हो जाती है मेरे को लगता है। कल्चर बनाने के चक्कर में ना आप सीमेंट लगा रहे हो तो दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में जो कभी बैठने नहीं वाला। तो जो आज मुझे नई चीज़ समझ में आई शायद, आई थिंक लाला, टेक्नोलॉजी, लेबर और चौथा, चार थे, तीन ही थे, कैपिटल। यही चार चीज़ें कंपनी बनाती हैं। अगर आप लोग इसमें से कुछ भी और सोच रहे हो तो इस पे ज़रूर ध्यान देना। आई थिंक आज के बाद से ये सारी डेफिनेशन कल्चर वल्चर की भूल जाना। ये नया आइटम है, इस पे ज़्यादा फोकस करके चलो और लेट्स स्टे ऑन दिस। सो अशनीर, look, the building brand, marketing, how important is this for a company? ये मेरे को लगता है ब्रांड बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है फिर आप कमोडिटी बिजनेस बन के रह जाओगे। कि आपको प्रीमियम कोई भी किसी चीज़ का दे रहा है वो इसलिए है क्योंकि आपका ब्रांड है। नाउ हाफ द टाइम पीपल थिंक ब्रांड बनाना मतलब मैं एडवर्टीजमेंट कर लूँ या मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर रख लूँ, राइट। दे थिंक इट्स अ मार्केटिंग जॉब। ब्रांड तो मार्केटिंग वाले बनाएंगे, बट दैट्स नॉट द केस। ब्रांड सबको बनाना है, मतलब आपका प्रोडक्ट इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो दूसरा बंदा दूसरे को रिकमेंड करे, ठीक है, या आपके क्लाइंट्स रिकमेंड करें दूसरे क्लाइंट को कि यार ये इनके साथ काम करो बहुत सही है। दैट इज़ ऑल्सो ब्रांड, राइट। आपका इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बोले यार इसमें पैसे डाल, सही कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ब्रांड, राइट। बट यूजुअली हम वी कंफ्यूज बिटवीन ब्रांड एंड मार्केटिंग इन सम सेंस। B2B में भी ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके आधा टाइम को लोग बोलते हैं यार मैं क्यों ब्रांड बनाऊँ, मैं तो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस ही नहीं हूँ। एंड क्लासिक केस वाज विद मी व्हेन आई वाज बिल्डिंग भारत पे। मेरा तो QR लगाता था दुकान पे, ठीक है। तो मेरे को तो मेरा रिश्ता तो दुकानदार के साथ था, मेरे को कस्टमर का कोई लेना देना ही नहीं था दूर दूर तक। बट स्टिल आई हैड दिस बिलीव कि आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, बिकॉज एक दुकानदार आपका QR क्यों लगाए ओवर द अदर गाय, उसको हमेशा ही शक होगा ना साला कौन सी नई कंपनी है भारत पे करके, पेटीएम अच्छा चल रहा है तो मेरा एक QR लगा, मैं इसका क्यों लगाऊं, मैं इस पर क्यों विश्वास करूं मेरे पैसे को हैंडल करने के लिए, राइट। एंड सेम इज़ द केस विद यू। लॉट ऑफ क्लाइंट्स वुड से कि यार मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस तुम डिफाइन कर रहे वाले हो ना आगे से, एंड ऑफ द डे कस्टमर के घर तो तुम माल पहुँचाओगे, राइट। तो बट इफ़ यू हैव अ क्या कहते हैं, इफ़ यू पुट एफर्ट इन क्रिएटिंग अ ब्रांड, it will give back in ways which you cannot quantify upfront. मैंने शुरू में जैसे नाम ही रखा था भारत पे, राइट। आधे लोगों को लगता है सरकारी कंपनी है, मोदी जी की है, ठीक है। एंड मैं तो अपने एजेंट्स को बोलता था साला किसी को बताना ही नहीं हम प्राइवेट हैं। भाई वो सोच रहा मैं सरकारी हूँ, अच्छी बात है, मोदी जी ने ब्रांड बनाया, रब ऑफ इफेक्ट आ रहा है, लगे रहो, ठीक है। सो थोड़े टाइम तक तो हमने वो खेला कि लोगों को लगता था सरकारी कंपनी है, मेरे पैसे कहाँ डूबेंगे, से इनके साथ काम करते हैं। देन आई टुक सलमान खान एज ब्रांड एम्बेसडर। नॉर्थ में काफ़ी सही चला, फिर मेरी सेल्स टीम आके बोलने लगी सर साउथ में कोई नहीं जानता सलमान को, ठीक है, तो आप महेश बाबू को ले लो, ठीक है। हर वो 4 इंडियन साउथ सदर्न स्टेट है ना, हर एक का अपना सुपरस्टार है, मतलब। तो मैंने बोला बड़े सारे सुपरस्टार लग जाएंगे इस चक्कर में। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई मेरे पास आया, बोलता है कि आप कोहली और अनुष्का को ले लो, ठीक है। तो मेरे को लगा मैंने कौन से कुर्ते पजामे और घाघरे बेचने यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को लेके।
तो वो मेरे को बोलता है कि 7 करोड़ में कोहली आ जाएगा, 9 करोड़ में मैं दोनों की डील कर दूंगा। अब मेरे को, मैं सलमान को उस टाइम पे देता था 3.5 पौने 4, बहुत तो मैंने उसको मतलब घिस घिस के डील करी थी। तो मेरे को ये था कि यार इतना नहीं देना, 4.25 देता था। मैंने बोला 4.5 का बजट है, तू लिया कोहली को। फिर बोलता नहीं सर कोहली तो आता नहीं है 7 से नीचे। मैंने बोला कोई और क्रिकेटर दे दे। बोलते हैं कि किसी की औकात नहीं है कोहली के सिवाय, मतलब वो एजेंसी वाला बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, बट द एजेंसी फेल्ट कि किसी की औकात नहीं है कोहली के बिना। तो मैंने बोला ठीक है एक काम कर, 4.5 रख, मैं तेरे से किसी का नहीं पूछूंगा तूने किसको कितने पैसे दिए, मेरे को 11 प्लेयर ला दे। भाई तू ही बोल रहा है ना किसी की औकात नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर दाम लगाने पे प्रूव होना चाहिए ना। दैट्स हाउ आई गॉट 11 ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट। खुंदक में कि भाई ये ले 4.5 करोड़ रुपए रख, 11 लिया, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, ठीक है, हु हैड नॉट बिकम द कैप्टन टिल देन। सो मेरे को तो मज़ा आता था ब्रांड बिल्डिंग में। मेरे को लगता है ये even as a founder, it is one thing which gives you that extra kick or excitement beyond building the business and the growth. So I think एक नई लर्निंग है कि मार्केटिंग किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को चाहिए, टेक द एडवाइस, आप हमारी मदद करना अगर हमें भी किसी को चाहिए होगा। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एडवाइस फॉर ऑल ऑफ अस, हाउ टू बिल्ड द ब्रांड एंड हाउ टू सी द ब्रांड इन B2B. I think we have another guest who's joining us. Sorry, I'll just invite the. I just saw you are. Right indeed, and may I request all of you to please put your hands together as I now welcome Mr. Deepak Agarwal, founder and managing director, Kazo Fashion, as the team sets the stage up and as we look forward to taking these very interesting conversations forward and also into the world of fashion and retail. Extending a very warm welcome to Mr. Deepak Agarwal, joining the conversations. Thanks, Deepak, for joining. Deepak, you build a fashion brand and a premium brand. Just tell us your story, what you did, how you built, what was the key learnings there. Like Ashmin was saying, to build a brand, of course, is the main thing. And I was very passionate about the brand. So brand, I'll try to speak in Hindi as Ashmin, right? I'll try my best. Ashmin ने वायरल कर दिया ये भी कि हिंदी में आगे I'm सब not so जने expert बोलेंगे. like that, but okay, I'll try. See, brand बनाना is बहुत आसान काम नहीं है. It's, I think, if you've seen the brands which has come to India and gone, right? The bigger companies like Tata, Birla, Reliance and all, they can all bring brands, right? But when it comes to a fashion brand, I think it's very difficult to bring a brand unless until you're passionate about the brand and you're into the product by yourself. Because brand banane ke liye you have to really focus on the bigger picture of the brand, not just if you're selling right now, like you said about those 3 things, right? Scalability, profitability, and so on. So the thing here which comes in the brand is to ensure that people are really understanding you as a brand, and they are believing that if they're wearing your product, they are upgraded and they are what they are into the trend. And I think that is the biggest task when you're making a fashion brand, to ensure that they feel confident when they wear your brand. And initially when we were building the brand, it was a lot of tough point that was coming in. Okay, we are not selling accordingly, and the season have to be changed, and you have to pull out the merchandise. And that is where I see a lot of brands in India have been failing, because they never used to pull the merchandise out which has been a season old. You have to pull that out and put the new merchandise in, because that's one way to build the brand, to show, yes, you can make new product and people have to believe in this. And do not continue making the same old products and just because you want to sell them. You have to first sell the brand. You have to first ensure that the brand is acceptable by bringing the new product in the industry again and again. Thanks for sharing. तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है कि गर्मी आने पे पुराने स्वेटर मत बेचो. Not only that, that's one point. It's also, I think, it's a lot that you have to, on not only the product, it's also the whole experience. How the store should look like, how they've been serviced. So even today, I think B2C, as he said, Bharat Pay was recognized as a Modi's company, right? Same way, I think Kazo, B2C, they believe it's an international brand,
and it has been a franchisee out of India, and I'm not telling anybody, and I'm just hiding something behind, and I'm just a franchisee guy up here. So, which is okay, let the people believe that. That's fine for us. It's only B2B who knows it, so it's okay. I think when I engaged with you first time, I realized it's an Indian brand. I was not aware. So I think you must have done amazing work to making sure at least it has that presence and the capability which you guys have. Thank you. It's Yeah, well of done. course, we did a lot on that to make that the look should be absolutely international. I have a lot of time debate with the mall managements, because when the mall is opening and you say, okay, this is an international zone, and this is a national zone, and they always want to give us a place in a national zone. I said, what do you mean by a national zone or an international zone? Why should we not talk about the product? Is the product equivalent to the international product or a domestic product? That's the way you have to look at it. Why are you looking at a company, if it is originated from Europe, it's an international company. If it's originated from India, it's a national company. That's a total wrong approach. So I've been having quite a few debates with a lot of mall managements on this. Great, thanks. I just need one question to you. There's a lot of talk around omni-channel, D2C. Any views on that? How do you see this whole omni-channel discussion which is happening? And there are a lot of people in the hall here who belongs to that segment. Is there any advice? और वो जाके उनको ऐप डाउनलोड कराता है और उनको QR चिपका के आता है. तो मैंने बोला इसमें प्रॉब्लम क्या है, एंड दे सेड कि डिजिटल नहीं है. तो मैंने बोला अगर यही काम मैं डिजिटली करूँगा, प्रॉब्लम समझो. हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ के पास फ़ोन है, उसमें से मेरे को 2-2.5 करोड़ दुकानदार ढूंढने हैं. ठीक है, तो मैं 70 करोड़ लोगों को टारगेट करूँगा ताकि मैं उन 2-2.5 करोड़ दुकानदार पे पहुँचूँ. तो मेरा वैसे ही कन्वर्जन रेशियो 1/35 है. तो मेरी कॉस्ट कितनी ज़्यादा आएगी एक्विजिशन की एक बंदी. उसकी जगह अगर मेरे को पता है यार ये खान मार्केट है, ये लाजपत नगर मार्केट है, वहीं पे मैंने मार्केट के स्कोप के हिसाब से 3 एजेंट 4 एजेंट छोड़ दिए. सुबह से शाम उनको क्या करना है, पहले एक दुकान में घुसना है, फिर दूसरी दुकान में घुसना है, फिर तीसरे में घुसना है, तीसरे में कोई लंच कर रहा है बोलेगा चलो ठीक है वापसी में चक्कर लगा लूँगा. तो मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक मर्चेंट की 200 रुपये आती थी. उस टाइम पे हम बोलते थे $3 के करीब, विच वॉज सो लो. मतलब मैं कुछ भी डिजिटली करके वो कभी कर ही नहीं सकता था. सो घूम फिर के आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लो कहाँ पड़ रहा है. ऑफलाइन में पड़ रहा है ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन में पड़ रहा है ऑनलाइन कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है. एंड ऑफ द डे धंधा चलना चाहिए. Any views from your side on this? See, I think online, offline is a big difference, but for us also, I believe offline is, we are an offline brand, right? And online is there because it has to be there, and people expect to buy from online as well. But the business overall, if you see, I think it doesn't make too much sense. You have to be there because you have to give the channel as well, right? The number of returns, the handling, it's a big task. It's a very, very big task. So, and people talk about omni-channel, you're talking about the omni-channel. Omni-channel, I think it is, depends upon the product to product. For a fashion brand like us, so I think omni-channel doesn't make sense because we are a boutique premium fashion, right? We're having stores in all the malls. To make a delivery from the mall and to it has to be, to get back, then malls as their revenue share, it's too complicated to take the deliveries and send, and then to train a person to send the delivery, it's too complicated. I think it could be a mixed version of omnichannel, which is like, okay, if there's something which a client is looking and is not available in the store, and they want to have immediate release, that can be placed order in the store from the store staff and can be delivered to the store directly from the central warehouse. So that could be in different service level. Immediate delivery, express delivery, or whatever, right? That way, I think it's a better combination. Thanks for clarifying. I was a bit worried कि आप हमारे customer हो कि नहीं हो, because you said omni-channel and you have only stores in mall. But I agree. I think omni-channel, not from the stores and going and delivering, making sure at least it can happen from a remote location, and eventually it is being delivered. So thank you for clarifying. Otherwise, मेरा दिल बैठ गया था थोड़ा. I think to both of you, one last question, and that is. Look, it's a logistics discussion which we are doing, and in e-commerce, logistics is proxy. Like e-commerce operate, without logistics, it can't operate.
any view, any feedback from each one of you of what logistic players should be focusing on? What is a priority for you if you need to pick a partner like? Yeah, like, see, from as a layman customer, मेरे को तो अपना माल जल्दी चाहिए. That is the only thing I care about. अब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा है e-com डिलीवर कर रहा है या खुद का कैप्टिव बंदा डिलीवर कर रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है. कस्टमर को जो जल्दी चीज़ पहुंचाएगा उसकी वैल्यू है. आई थिंक समवेयर Amazon हैज़ क्रैक्ड इट, राइट, कि कई बार तो यूर सरप्राइज कि एंड ऑफ लेट इवन ब्लिंकिट हैज़ क्रैक्ड इट, कि यूर सरप्राइज कि साला मेरे गेट पे खड़ा था क्या सामान लेके. यू नो, लिटरली कई बार ऐसे लगता है साला ऐसे गेट पे खड़ा हुआ था बस और घंटी बजा दी. तो एज अ कस्टमर यू विल बी, यू नो, एंड वो आपका तभी आने वाला है जब आपकी डेंसिटी है. आई थिंक लॉजिस्टिक्स में एंड इन एनी इंटरनेट बिजनेस, इन न्यू एज बिजनेस, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, लोग ये सोचने लगते हैं कि बिकॉज मेरा इंटरनेट ड्रिवन बिजनेस है तो बाय डेफिनेशन मैं नेशनल प्लेयर हो गया. एंड दैट्स वेयर द स्टोरी गोज बैड. You know, when I was building Grofers along with Albinder, one of the discussions always was कि यार नया शहर खोलना है या दिल्ली को ही फोड़ते रहते हैं. Because if अगर दिल्ली का दिल्ली पकड़ लो साला फ्रांस है. In terms of size, you know, if you just say कि मेरे को दिल्ली मार्केट ही करना है, you are not downscaling your ambition. You are saying मैं फ्रांस कर रहा हूँ, यूरोप में पूरा फ्रांस कवर कर रहा हूँ, उतनी बड़ी मार्केट है. In a much smaller area, right? So, building density in a city, I would always value above just saying कि मैं तो जी 300 शहर में available हूँ. Classic case, I invested in this company called Blue Electric. Cabs आती हैं जो electric cabs. Same discussion. Right? उनका दिल्ली में business चल रहा था, 2000 के करीब कैब थी. And देवर वो होता ना, एक खुरक होती है कि हम बैंगलोर लॉन्च करते हैं यार, मतलब हर स्टार्टअप बैंगलोर में है तो हमारा प्रोडक्ट बैंगलोर में होना चाहिए. एंड आई यूज्ड टू टेल देम बेवकूफ़ी है, मतलब तेरे पास 2000 गाड़ी दिल्ली में तो और तेरा वेटिंग टाइम 35 मिनट है, तो तेरी सब सर्विस अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, बट फिर भी तू यू आर लाइक द एमेक्स कार्ड. ठीक है कि पहले ट्राई कर लेंगे, चल गया तो, पर नहीं चला तो चल वीज़ा तो है वो तो चल ही जाएगा, राइट. सो ब्लू वॉज लाइक दैट कि चलो ट्राई करते हैं, अगर हमारे पास टाइम है, कैब आ गई तो आ गई, वरना ऊबर तो है 5 मिनट में आई जाएगी. सो आई टोल्ड देम कि वो मत करो, मत जाओ बैंगलोर. नेक्स्ट जो 2000 गाड़ी डाल रहे हो वो भी दिल्ली में डाल लो. ठीक है, तुम्हारा मे बी वेट टाइम 35 मिनट से 20 मिनट आ जाएगा. एंड दैट विल क्रिएट सो मच मोर डिमांड, विल क्रिएट सो मच मोर डिपेंडेबिलिटी. सो आई एम स्लाइटली मोर बायस्ड ऑन बीइंग मोर फोकस्ड ऑन वन सिटी एंड किलिंग इट rather than just going all over the place. Thanks for sharing. Any views from your side? Well, I think the logistic companies can have a lot of different variations of, they do have, but I think there's still a lot big way to go. Like I think right now, as for the brand like us, which are very much fashion oriented, and is a lot of returns is there, right? So returns are a bigger factor. So if a service, for example, they can have normal delivery, express delivery, which are they having, and then there's a confirmed delivery within 24 hours. And then also the same way the returns. So a lot of people are having complaints about the returns, that especially when they're comparing our services of .com compared to Mantra or Amazon, because of course they have a different system to follow, and which of course their systems are much robust than us, right? To take the delivery back, it's a pain because we need to ensure the people are for sure tricking it around, that the QC has to be done. Once the QC is to be done, and then the payment could be made immediately. So if that is logistic partner is offering, so okay, I take the responsibility doing the QC and making the payment on the spot at the door. Could be a good service, I think. Great. Thank you very much for your time, and I think it was a pleasure interacting both of you, and thanks for joining us. Thank you.